आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीपोजिशन चैप्टर से कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन जनरली नहीं लगता है और एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके कॉमन एरर पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड सवाल आपसे बने तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, कुछ ऐसे ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होते हैं, उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और उसका एक लिस्ट बना लें अपने नोटबुक पे और उसको बार बार याद करने की कोशिश करें। क्योंकि प्रीपोजिशन चैप्टर की अगर बात करें तो इससे ज़्यादातर सवाल आपके एग्जामिनेशंस में होते हैं, खासकर बैंकिंग में इससे ज़्यादा होता है और एसएससी के एग्ज़ाम्स में तो इससे कॉमन एरर भी आता है, इससे फिलर्स भी आते हैं। तो इस लिहाज से ये जो चैप्टर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उससे भी ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होता है, और या फिर ऐसा कह लो कि वो ऐसे वर्ड्स जिसके साथ कौन से कंडीशन में प्रीपोजिशन लगाना है या नहीं लगाना है, अगर इसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से नहीं है तो प्रीपोजिशन पे आप काबू नहीं पा सकते हो, यानी इसको सही से आप समझ नहीं सकते हो। तो ऐसे ही कुछ लिस्ट मेरे द्वारा बनाया गया है, तो हम लोग इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे। सेक्शन 1 के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वेयर अ प्रीपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड, जहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और एग्ज़ाम में आपको यूज़ करके कॉमन एरर पूछेगा। इसलिए इस साइड में लिखा हुआ है डोंट से, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डोंट से और राइट, ऐसा आपको कहना या लिखना नहीं है। और इधर जो है वो आप कह सकते हो और लिख सकते हो। फर्स्ट जो वर्ड आप देख रहे हैं रिजेंबल है। रिजेंबल का अगर हिंदी मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है के जैसा दिखना, और अक्सर एग्जामिनेशन में इसके साथ टू या विद लगा देता है और ऐसा सवाल पूछा जाता है कि आई रिजेंबल टू माई फादर, आई रिजेंबल विथ माई फादर, यानी मैं अपने पापा के जैसा दिखता हूँ। तो इसके साथ रिजेंबल टू या रिजेंबल विद आप यूज़ नहीं कर सकते हो, केवल आपको बोलना है रिजेंबल। यानी आई रिजेंबल माई फादर, आई रिजेंबल माई मदर, मतलब मैं मम्मी की तरह दिखता हूँ और पापा की तरह दिखता हूँ, ऐसा कहना होगा। तो पहला क्लियर हो गया, रिजेंबल डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन विद इट, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। एक चीज़ और, रिजेंबल का जो सिनोनिम है एक फ्रेज़ होता है, फ्रेजल वर्ब्स कर सकते हो, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर यानी के जैसा दिखना। तो आप अगर बोलते हो आई टेक आफ्टर माई मदर, इसका मतलब होता है मैं मम्मी के जैसा दिखता हूँ। आई टेक आफ्टर माई फादर, मैं पापा की तरह दिखता हूँ। एक होता है लुक आफ्टर, टेक की जगह पे अगर लुक आफ्टर कर लोगे तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो अगर बोलते हो आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की देखभाल करता हूँ। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना और टेक आफ्टर का मतलब होता है के जैसा दिखना, यानी रिजेंबल। तो पहला वर्ड क्लियर हो गया होगा कि रिजेंबल का मतलब होता है टेक आफ्टर। रिजेंबल अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, रिजेंबल केवल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले वर्ड की ओर ध्यान देते हैं। सेकंड है इन्वेस्टिगेशन। अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये नाउन है, TION लगा हुआ है। तो जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, अगर उसको नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आप इनटू लगाएंगे। वहीं अगर इन्वेस्टिगेट है या फिर इंस्पेक्ट है, INSPECT, तो अगर इंस्पेक्ट है तो ऐसी स्थिति में आप इसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी इन्वेस्टिगेट इनटू आप नहीं बोल सकते हो और इंस्पेक्ट इनटू भी नहीं बोल सकते हो, केवल आपको इन्वेस्टिगेट और इंस्पेक्ट बोलना है। वही अगर इसके जगह पे इंक्वायर लिखा हुआ है तो इंक्वायर इनटू होता है, याद रखिएगा। तो अगर बोलना होगा द CBI इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ऐसा बोल सकते हो, या फिर द CBI इज़ इंक्वायरिंग इनटू द केस आप बोल सकते हो, यानी इंक्वायर के साथ इनटू आप लगा सकते हो, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू या फिर इंस्पेक्ट के साथ आप इनटू नहीं लगा सकते हो, यानी कोई प्रीपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है, केवल आपको इन्वेस्टिगेट और इंस्पेक्ट यूज़ करना है। अगर इन्वेस्टिगेशन होगा TION लगा हुआ होगा, यानी नाउन की तरह अगर इसका इस्तेमाल होगा तो ऐसी स्थिति में आप इसके साथ इनटू लगा सकते हैं, यानी इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है, वहीं इन्वेस्टिगेशन के साथ इनटू लगा सकते हैं आप। चलिए सेकंड क्लियर हुआ। आइए अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में है टू लव विद अ मैन। देखिए लव जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है, समझना ये है। तो जब कोई आदमी ये बोले कि आई लव विथ अ मैन, गलत है, आई लव अ पर्सन बोल सकते हैं। आई लव अ पर्सन, लव के साथ अगर वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल किया जाए एज अ वर्ब तो आप इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर लव का यूज़ नाउन की तरह होने लगे तब आप इसके साथ लगा सकते हैं। जैसे आई फेल इन लव, आई फेल इन लव विथ समबडी, ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे जो लव हुआ
वो नाउन की तरह यूज हुआ क्योंकि इसके पहले मेन वर्ब लगा हुआ है फेल। फेल अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा और ऑब्जेक्ट आपका हो गया लव। तो लव ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहे तो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए आप लव के साथ वहाँ विद लगा सकते हैं। यानी समझ सकते हैं इसको ऐसा कि अगर लव वर्ब की तरह इस्तेमाल हो तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन अगर ये नाउन की तरह यूज़ होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन आप विद लगा सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ते हैं। नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है पिक अप अ क्वारल। अक्सर लोग बोलते हैं ही पिक्ड अप अ क्वारल ऑन अ ट्रिवियल मैटर। छोटी बात पे उसने क्या किया, झगड़ा शुरू कर दिया। तो पिक अ क्वारल होता है, पिक अप अ क्वारल नहीं होता। उसी प्रकार नंबर 5 में देखिए पास इन द एग्ज़ाम लिखा हुआ है, या एग्जामिनेशन आ सकता है। तो पास इन द एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम नहीं होता है, पास द एग्ज़ाम होता है। लेकिन पास की जगह पर अगर हम लोग फेल लिख दें, FAIL, अगर यहाँ पे फेल होता है तो फेल इन द एग्ज़ाम होता है, ये फेल्ड इन द एग्ज़ाम कह सकते हो, बट पास्ड इन द एग्ज़ाम आप नहीं बोल सकते हो। यानी पास इन द एग्ज़ाम नहीं होता है, पास द एग्ज़ाम होता है, लेकिन फेल इन द एग्ज़ाम होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आस्क फ्रॉम, यहाँ पे आस्क का आप यूज़ अलग अलग सेंस में करते हैं। आस्क यहाँ पे अगर कहते हैं, सवाल अगर वगैरह पूछते हैं किसी से, तो वहाँ पे आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना होता है। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक सवाल पूछा, तो आस्क यहाँ पे पूछने के सेंस में हो गया। आस्क आप किसी को कहते हो, कोई परमिशन वगैरह देते हो, जैसे ही आस्क्ड मी टू गो, उसने मुझे जाने के लिए कहा। तो आस्क्ड मी टू गो, आस्क्ड टू मी नहीं आप बोल सकते हैं। यानी आस्क के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जनरली नहीं होता है, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब होता है आस्क फॉर। अगर फ्रेजल वर्ब आस्क फॉर का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कॉल फॉर, यानी आप कह सकते हो डिमांड करना। तो आस्क फॉर डिमांड करना, या कॉल फॉर का मतलब ही होता है डिमांड करना। तो अगर फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो आस्क फॉर हो सकता है इन द सेंस ऑफ टू आस्क फॉर समथिंग या डिमांड करना। तो आस्क के साथ अगर पूछने के लिए और कहने के लिए आप इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको ये बोलना होगा, डिमांड करने का सेंस देना होगा, तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन लगा सकते हो। प्रीसीड और सक्सीड, तो ऐसे वर्ड्स यहाँ पे होते हैं जिसका मतलब होता है, प्रीसीड का मतलब होता है पीछे का और सक्सीड का मतलब होता है आगे वाला। तो प्रीसीड और सक्सीड अपने आप में कंप्लीट एक वर्ड है, इसके साथ बिफोर या आफ्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर आप देख रहे हो प्रीसीड के बाद या फिर सक्सीड के बाद, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों जो वर्ड्स हैं सुपरफ्लुअस हैं, फालतू है, इसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए कंपनी विद अ मैन, ये गलत है, ए कंपनी अ मैन होता है। सिंपली वे में सिंपल एक तरीका है समझने का, आप इसको याद कर लीजिएगा। ए कंपनी अ मैन होता है, ये कंपनीड विद अ मैन, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। अप्रोच टू अ मैन, ये देखिए समझिए, अप्रोच का मतलब होता है पहुँच होना या की ओर जाना। तो चाहे आप किसी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो या किसी जगह पे पहुंचने की बात कर रहे हो, किसी भी कंडीशन में अप्रोच के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे कोई शिप है और वो अप्रोच कर रहा है, यानी हार्बर की तरह आ रहा है। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह की तरह आ रहा है, या कोई सिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप बोलिएगा द शिप इज़ अप्रोचिंग द सिटी, ऐसा आपको नहीं बोलना है द शिप इज़ अप्रोचिंग टू द सिटी, ये गलत होगा। उसी प्रकार आई एम अप्रोचिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कहना गलत होगा, आई एम अप्रोचिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी अप्रोच के साथ कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो मैन के केस में हो या फिर कोई प्लेस के साथ हो। तो अप्रोच अ मैन हो सकता है, अप्रोच अ प्लेस हो सकता है, ऐसा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 देखिएगा। 13 में लिखा हुआ है प्रॉमिस टू समबडी, ही प्रॉमिस्ड मी, प्रॉमिस्ड टू मी नहीं होता है, ही प्रॉमिस्ड मी टू ब्रिंग समथिंग, कुछ लाने के लिए वो उसने मुझे प्रॉमिस किया। तो आई और वी और आई, कोई भी व्यक्ति हो, वी प्रॉमिस समबडी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए अगर हम लोग प्रॉमिस करते हैं तो टू डू समथिंग होता है, लेकिन जिस व्यक्ति से प्रॉमिस करते हैं उसके साथ आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प मी, ऐसा बोल सकते हो, उसने मुझे प्रॉमिस किया हेल्प करने का। नंबर 14, आई रिक्वेस्ट टू यू बोलते हो या आई रिक्वेस्ट यू बोलते हो। अगर आप टू यू बोलते हो तो आप गलत बोल रहे हो, आपको बोलना है आई रिक्वेस्ट यू टू डू समथिंग, आई रिक्वेस्ट यू टू सिट डाउन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैठ जाओ। तो रिक्वेस्ट के साथ आप टू नहीं लगा सकते, यानी कोई प्रीपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अक्सर रिज़ाइन करते होंगे पोस्ट वगैरह से, कई लोग पहले तो जॉब लेना पड़ेगा तब उसके लिए रिज़ाइन कर पाओगे। तो रिज़ाइन फ्रॉम नहीं होता है, रिज़ाइन द पोस्ट, आई रिज़ाइन दिस जॉब,
फ्रॉम दिस जॉब ऐसा नहीं होता है, हम लोग अक्सर बोल देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है। रिज़ाइन फ्रॉम नहीं होता है, रिज़ाइन होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वी हैव नंबर 17 में आप देख सकते हैं हैज़ साइन ऑन द पेपर, साइन ऑन द रजिस्टर, ऐसा लोग बोलते हैं। आपने भी बोला होगा, कभी नहीं बोला होगा तो अच्छी बात है, अगर आप बोलते तो एक कॉमन एरर है। साइन ऑन द पेपर या रजिस्टर कहीं पे बोला जाता है तो गलत है। साइन यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो साइन द पेपर, साइन द रजिस्टर होता है, बट साइन की जगह पे यहाँ पे सिग्नेचर हुआ होता, यहाँ सिग्नेचर एक नाउन है, अब इसका इस्तेमाल नाउन की तरह होगा तो इसके साथ आप ऑन लगा सकते हैं। जैसे कोई आदमी बोलेगा पुट योर सिग्नेचर, आप अपना सिग्नेचर करो ऑन द पेपर, तो सिग्नेचर अगर रहेगा तो ऑन लगाना है, वहीं अगर साइन रहेगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना। आगे बढ़ा जाए, नंबर 18, आई हैव एनफ ऑफ मनी। ये तो अच्छा सुनने में भी नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव एनफ मनी बोलेंगे, एनफ ऑफ मनी नहीं होता है। कम टू द नेक्स्ट वन, ही रिटर्न टू होम लास्ट वीक। रिटर्न टू होम इट डजंट साउंड गुड, इसके जगह पे आपको बोलना है ही रिटर्न होम लास्ट वीक, पिछले वीक वो अपना घर वापस आया, तो रिटर्न टू होम नहीं होता है, रिटर्न होम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेल टू समबडी, आप एक फ्रेज़ भी जानते होंगे, इसको यूज़ करता है टेल अ लाई, झूठ बोलना। तो टेल अ लाई, टेल टू समबडी, ऐसा सुना हो कभी? टेल के साथ अक्सर कॉमन एरर के तौर पे टू लगा दिया जाता है, ही टोल्ड टू मी ऐसा लिख दिया जाता है, तो टोल्ड टू मी ए टेल का पास्ट रूप हो गया, तो टोल्ड टू मी नहीं होता है, ही टोल्ड मी होता है। तो टेल के साथ आपको कोई प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो टू लगा हुआ है गलत है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, टेल के जगह पे से रहता है, SAY, से ही रहता, तो से टू समबडी होता है। ही सेड टू मी, से का सेड बोलते हो ना, तो ही सेड टू मी ऐसा बोला जाता है, तो सेड टू मी कहा जा सकता है, बट टेल टू मी नहीं कहा जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब आप नरेशन पढ़ते हो उस समय भी ये बात बताई जाती है, नरेशन में भी आता है एक कॉमन एरर के तौर पे, और SSC वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टोल्ड टू मी नहीं होता है, टोल्ड टू समबडी नहीं होता है, लेकिन से टू समबडी होता है। से टू समबडी और टेल टू समबडी नहीं करना है, टेल समबडी हो सकता है या फिर से टू समबडी, ईदर कैन बी सेड। आगे देख रहे हैं, देखिए पीटी के साथ भी वही प्रॉब्लम है। पीटी अगर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, टू पीटी अ मैन, ठीक है। बट अगर इसका इस्तेमाल नाउन की तरह होता है, जैसे हैव, इसके पहले लगा दें हैव पीटी। अब यहाँ पे हैव रख होने के सेंस में होता है, और हैव पोजीशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे नाउन है, और जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो इसके साथ ऑन लगा सकते हैं आप। तो हैव पीटी ऑन समबडी, किसी के ऊपर दया करना, तो हैव पीटी ऑन समबडी होता है। बट ओनली पीटी अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो पीटी ऑन अ मैन नहीं होता है, पीटी अ मैन ए वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। आई हैव नो आंसर टू योर क्वेश्चन, आई हैव नो आंसर टू योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक है आई हैव नो आंसर टू योर क्वेश्चन, यहाँ पे लगा देते हैं आप, और ही आंसर्ड टू माई क्वेश्चन, ये गलत है, दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला कि आई हैव नो आंसर, आई हैव नो आंसर, यहाँ पे नो जो है एक एडजेक्टिव है, और व्हाट वी हैव इज़ कॉल्ड नाउन, जो हमारे पास होता है वो नाउन होता है, याद रखिएगा। तो आई हैव नो आंसर, मेरे पास आंसर नहीं है, तो नो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ऐसे भी व्हाट यू हैव इज़ अ नाउन, आंसर यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो चूँकि नो लगा हुआ है इसके पहले, और नो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आएगा ना, यानी आंसर यहाँ पे जो हुआ नाउन की तरह यूज़ हुआ। तो आई हैव नो आंसर टू योर क्वेश्चन, आपके सवाल का मेरे पास आंसर नहीं है, यानी आंसर जब आप नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे तो आप इसके साथ टू लगा सकते हो। लेकिन अगर ये वर्ब है तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ही, जैसे कोई बोलता है ही आंसर्ड, उसने मुझे आंसर किया, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, ही आंसर्ड माई ईमेल,
वहाँ पे आपको क्वेश्चन टू ईमेल नहीं लगाना है। तो आंसर अगर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब, आंसर माई क्वेश्चन, तो आंसर टू माई क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो आप। लेकिन अगर ये नाउन की तरह यूज़ होगा तब आप इसके साथ टू लगाएंगे, याद रखिएगा। एज अ वर्ब आंसर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन अगर नाउन की तरह इसका इस्तेमाल हो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, आई हैव नो आंसर, नो यहाँ पे एडजेक्टिव है, आंसर यहाँ पे नाउन है, नो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो आई हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। रिडिक्यूल या क्रिटिसाइज समहाउ सेम ही होता है, इसी से रिडिकुलस बना है, बेतुका के सेंस में भी आता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो रिडिक्यूल हो या क्रिटिसाइज हो, टू समबडी या समथिंग हो, आप इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। रिडिक्यूल समबडी, क्रिटिसाइज समबडी या समथिंग, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करो या किसी व्यक्ति की क्रिटिसाइज़ करो, आपको कोई प्रीपोजिशन इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शी रिडिक्यूल्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को क्या करती है? रिडिक्यूल करती है, क्रिटिसाइज़ करती है। तो रिडिक्यूल टू हर हस्बैंड नहीं बोल सकते हैं, रिडिक्यूल अबाउट हर हस्बैंड नहीं बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज अबाउट हर हस्बैंड नहीं बोल सकते हो, यानी इसके साथ प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ही ओबेज टू हिज फादर। ओबेज क्या? ओबे टू होता है। आप याद रखें कि कहीं भी ओबे की अगर बात करें हम लोग, तो ओबे टू समबडी या समथिंग नहीं होता है। ओबे द रूल, ओबे टू द रूल्स नहीं होता है। उसी प्रकार ओबे योर पेरेंट्स, ओबे टू योर पेरेंट्स नहीं होता है। तो अगर उनकी पालन करने की बात है, और पालन करने के लिए एक और फ्रेज यूज़ होता है, COMPLY, कॉम्प्लाई विद, इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है विद। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, COMPLY है लिखा हुआ, इसका मतलब होता है पालन करना। लेकिन ओबे अगर यूज़ होता है तो इसके केस में आपको कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओबे टू। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आगे अगर हम लोग देखें तो एक आप वर्ड देख रहे होंगे यहाँ पे, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म टू समबडी, ये गलत है। ही इन्फॉर्म्ड मी, आप कभी बोल रहे हो कि इन्फॉर्म्ड टू मी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या वो होना भी नहीं चाहिए। तो इन्फॉर्म टू समबडी नहीं होता, इन्फॉर्म समबडी होता है। ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट समथिंग। उसी प्रकार असिस्ट टू नहीं होता है। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, सपोर्ट करना। तो असिस्ट टू समबडी नहीं होता है, असिस्टेड मी। असिस्टेड मी का मतलब मेरा हेल्प किया। वायलेट करना यानी उसका उल्लंघन करना, और उसके साथ अगेंस्ट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। वायलेट द रूल, रूल का उल्लंघन करना यानी उसको मानने से इनकार करना। एम्फेसाइज, यहाँ पे समझना ज़रूरी है, फिर से वही केस है। एम्फेसाइज अगर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, लेकिन अगर इसका यूज़ आप नाउन की तरह करते हो तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन लगाओगे। जैसे ही एम्फेसाइज्ड द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर। ही एम्फेसाइज्ड यहाँ पे वर्ब है, और एम्फेसाइज्ड अगर वर्ब है तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यहाँ पे एम्फेसाइज अगर वर्ब है तो नहीं लगाना है। लेकिन अगर कोई बोलता है ही लेड डाउन, लेड LAID, ही लेड डाउन एम्फेसिस। अब यहाँ पे एम्फेसिस है जो एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, और जब एम्फेसिस नाउन की तरह यूज हो रहा है तो इसके साथ आपको ऑन लगाना है। तो ही लेड डाउन एम्फेसिस ऑन पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज़ पर अगर एम्फेसिस कर रहे हो, जोर डाल रहे हो, तो आप यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाओगे। यानी एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, और अगर वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन। नाउन है, एम्फेसिस है, तो आप प्रीपोजिशन लगाएंगे। 29 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको समझना पड़ेगा। आपको कहीं भी डिस्क्राइब नज़र आ जाए, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। खासकर डिस्क्राइब की बात अगर करें और डिस्कस की, तो डिस्क्राइब हो, एक्सप्लेन हो और डिस्कस हो, ठीक है। और इसके साथ देखें कोई समथिंग लगा हुआ है, कोई चीज़ है, तो अबाउट आप यूज़ नहीं कर सकते। यानी अबाउट क्या, कोई प्रीपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल नहीं होता है। अक्सर एग्ज़ाम में इसके साथ अबाउट लगाकर कॉमन एरर पूछता है। तो ही डिस्क्राइब्ड द प्रॉब्लम, द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर, या द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर। अगर दोनों में से एक चूज़ करना होगा तो आपको अबाउट वाला अच्छा लगेगा, क्योंकि बचपन से हम लोग वो गलती करते आए हैं और वही गलती हम लोग दोहराते रहते हैं। इसकी वजह से हम लोग को डिस्क्राइब अबाउट वाला, एक्सप्लेन अबाउट वाला, डिस्कस अबाउट वाला ही अच्छा लगता है। बट डिस्क्राइब, डिस्कस और एक्सप्लेन के साथ कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। कब?
जब इसके बाद समथिंग आएगा तब। लेकिन अगर इसके बाद समबडी आता है तो समबडी आएगा तो ऐसे केस में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। तो डिस्क्राइब अबाउट समबडी हो सकता है, डिस्कस अबाउट समबडी हो सकता है, एक्सप्लेन अबाउट समबडी हो सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल समथिंग के साथ होगा तो कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब अगर रहता है ही वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट यू तो कह सकते हैं, एक्सप्लेनिंग अबाउट यू कह सकते हो, डिस्कसिंग अबाउट यू कह सकते हो। यानी अगर समबडी रहता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, लेकिन समथिंग रहेगा तो नहीं करना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, अटैक ऑन समबडी और समथिंग, ये भी आप याद रखिएगा। आप बहुत बार यूज़ करते हैं और बहुत बार गलतियाँ भी कर चुके हैं इसके बारे में। जैसे इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, अगर ये मैं बोलूँगी कि इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो सेकंड वाला मैंने बोला कि होगा इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान नहीं होगा, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान होगा, ये होगा। अगर मैं बोलूँ तो आपको ये सही नहीं लगेगा। लेकिन अफसोस यही करना पड़ेगा कि अटैक ऑन आप नहीं बोल सकते हो यहाँ पे। इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, इंडिया अटैक्ड चाइना, अटैक्ड ऑन चाइना या अपॉन चाइना आप नहीं बोल सकते हो। यानी रूल ये कहता है कि अगर अटैक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो आप इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। एज अ वर्ब नो प्रीपोजिशन। लेकिन अगर इसका यूज़ आप नाउन की तरह करते हो, जैसे इंडिया मेड एन अटैक, मेड एन अटैक अगर बोलते हो तो यहाँ पे जो अटैक आप देख रहे हैं वो एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। चूँकि यहाँ पे एन लगा हुआ है, एन एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल। तो यहाँ पे जो अटैक हो गया वो नाउन हो गया, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल जो है क्वालिफाई करता है या फिर किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो इंडिया मेड एन अटैक ऑन चाइना, ऑन पाकिस्तान यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर अटैक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ही अटैक्ड ऑन मी, ये सुनने में अच्छा लगता है बट ग्रामेटिकली ये गलत है। ही अटैक्ड मी विद अ डैगर, विथ समथिंग हो सकता है जिस चीज़ से आप अटैक कर रहे हो। विद अ गन, विथ अ नाइफ, नाइफ के साथ, गन के साथ आप अटैक कर रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे ही अटैक्ड मी ऑन मी नहीं, ही अटैक्ड मी विद अ गन, विद अ डैगर, विद अ नाइफ। जिस चीज़ के साथ आप अटैक करते हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट याद रहे अटैक अगर वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन, चाहे वो समबडी के लिए हो या समथिंग के लिए हो। जैसे इंडिया पाकिस्तान पे अटैक किया तो यहाँ पाकिस्तान समथिंग हो गया, उसने मुझ पे अटैक किया यहाँ पे मैं समबडी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे अटैक वर्ब है नो प्रीपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा मैं इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। मेड एन अटैक लिखा हुआ रहे तब आप इसके साथ प्रीपोजिशन लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे में है मैरी, शादी करना। और याद रहे कि अगर मैरी का यूज़ आप एक्टिव सेंटेंसेस में करते हो, पैसिव में नहीं, पैसिव में नहीं और कॉजेटिव वर्ब्स के साथ नहीं, एक्टिव में करते हो, तो जब तक एक्टिव में इसका यूज़ होगा तब तक आप इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। और अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि अगर एक्टिव में भी होता है तो हम इसके साथ प्रीपोजिशन टू या विद लगा देते हैं। जैसे ही, अगर सवाल पूछा जाए आपसे ही मैरिड, ही मैरिड, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गया, अ मैन, तो आप सिंपल इसका आंसर ये दोगे या फिर हम लोग ऐसा आंसर देंगे ही मैरिड टू अ मैन या विद अ मैन। सुनने में अच्छा लगता है और ये गलती हम लोग अक्सर करते रहते हैं। चूँकि ये सेंटेंस एक्टिव में है और एज लॉन्ग एज दिस सेंटेंस इज़ इन एक्टिव वॉइस वी डोंट यूज़ एनी प्रीपोजिशन विद मैरी। जब तक ये प्रीपोजिशन जो है, जब तक ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है तब तक आप इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यानी टू और विद लगाना गलत है। लेकिन खाली इसको ऐसे कर दें, ही वॉज मैरिड, पैसिव हो गया, तो ही वॉज मैरिड, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगा सकते हो आप। तो ही वॉज मैरिड टू अ मैन। आप किसी को मैरिज का प्रपोजल देते हो, आई विल मैरी टू यू या आई विल मैरी यू। कई लोग टू यू बोल सकते हैं बट यहाँ पे गलत है, टू यू नहीं होगा, आई विल मैरी यू होता है, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव है और जब एक्टिव है तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं भी वाज मैरिड हो, ध्यान रखिएगा, अगर कहीं वाज मैरिड हो या फिर गॉट मैरिड हो
तो यहाँ पे आप टू प्रीपोजिशन लगा सकते हो, वाज मैरिड और गॉट मैरिड हो गया, यानी पैसिव हो या पॉजिटिव वर्ब के साथ आता हो, तो ऐसे केस में आप इसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर इसका इस्तेमाल अगर आप एक्टिव सेंटेंसेस में करते हो तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए, लेकिन मैरिज, मैरिज MARRIAGE, ये मैरिज, देखो मैरिज नाउन है, अरे जब नाउन है वर्ब नहीं है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। मैरिज अगर नाउन, मैरिज से मैरिज बन गया। फिर से वही प्रॉब्लम इसमें भी आप नोटिस कर सकते हो, ऑर्डर, ऑर्डर एक वर्ब की तरह जब इस्तेमाल हो तो ऑर्डर टू समबडी नहीं होता है, ऑर्डर टू समबडी। आप बोलते हो ही ऑर्डर्ड टू मी, ही ऑर्डर्ड टू मी गलत है, ही ऑर्डर्ड मी टू गो, जाने के लिए बोला, तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो बोल सकते हो, लेकिन ही ऑर्डर्ड टू मी टू गो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, ही ऑर्डर्ड मी टू गो ऐसा बोल सकते हो। तो ऑर्डर के बाद अगर समबडी आया तो ही ऑर्डर मी समबडी हो गया, तो ऑर्डर्ड यहाँ पे है वर्ब है, और जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो कोई प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कई बार इस सेंटेंस का यूज़ करते हो, जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, आप बोलते हो प्लीज़ ऑर्डर फॉर समथिंग, प्लीज़ ऑर्डर फॉर समथिंग। तो अगर आप ऑर्डर फॉर समथिंग कह रहे हो तो गलत है। कब? जब ए वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तब, जैसे ही ऑर्डर्स फॉर अ कप ऑफ टी, ये सेंटेंस अगर पूछा जाए कि सही या गलत है तो एक लाइन में समझेंगे इसको कि यहाँ पे पहले चेक करेंगे जो ऑर्डर है वो वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो ही ऑर्डर्स, ऑर्डर्स यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद V5 लगा हुआ है यानी ये वर्ब है, तो ही ऑर्डर्स वर्ब हो गया, तो फॉर यहाँ पे नहीं लग सकता है, ही ऑर्डर्स अ कप ऑफ टी बोलेंगे, ऑर्डर्स फॉर अ कप ऑफ टी नहीं बोल सकते। तो ही ऑर्डर्स फॉर अ कप ऑफ टी गलत हो जाएगा, ही ऑर्डर्स फॉर यहाँ पे हटा देंगे तो ही ऑर्डर्स अ कप ऑफ टी हो जाएगा। चलिए, एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करना कि ऑर्डर को आप नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ऑर्डर अगर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है तब इसके साथ फॉर लगता है। कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है ऑर्डर फॉर हीज अरेस्ट, ऑर्डर फॉर हीज अरेस्ट, उसके अरेस्ट का ऑर्डर हैज़ बीन इशूड, इशू कर दिया गया। ऑर्डर फॉर हीज अरेस्ट, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर फॉर हीज अरेस्ट, यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो ऑर्डर फॉर हीज अरेस्ट होगा, क्योंकि इसके पहले सब्जेक्ट वगैरह कुछ आ नहीं रहा। चलिए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्डर के साथ अगर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इसके बाद अगर समबडी आए या समथिंग आए, कुछ भी आ जाए, तो ऑर्डर फॉर नहीं होगा, लेकिन अगर ये वर्ब की तरह यूज़ होगा तो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं क्या, ऑर्डर फॉर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट वी हैव नंबर 33 में बताया गया आपको कि रीच टू अ प्लेस, रीच अ प्लेस होता है, जैसे ही रीच्ड एट द स्टेशन, ही रीच्ड टू द स्टेशन, ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं, बट ये ग्रामेटिकली एक्सेप्टेड नहीं है। रीच अ प्लेस होता है, आई रीच्ड अ स्टेशन बोल सकते हो, आई रीच्ड होम बोल सकते हो, यानी कोई प्लेस अगर आए इसके बाद तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। आगे एंटर के साथ इनटू लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है, इसकी बात करते हैं। जब आप फिज़िकली कहीं पे एंटर करते हो, शारीरिक रूप से अगर आप कहीं पे एंटर करते हो तो एंटर इनटू द हॉल, एंटर इनटू द रूम, ये सब नहीं हो सकता है। ही एंटर द रूम, ही एंटर द हॉल, कहीं भी आप एंटर करते हो, अगर आप अपना शरीर एंटर करते हो यानी फिज़िकली एंटर करते हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इमेजिन करते हो जहाँ पे आपकी फिज़िक इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसे आज से मैं एक नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तो दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूँ तो इसमें आपकी फ़िज़िक इन्वॉल्व नहीं है, चल करके थोड़ी जाएंगे आप। भारत और पाकिस्तान एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, चल करके चले जाएंगे नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन, यहाँ पे आप प्रीपोजिशन लगा सकते हो, जैसे आई एम गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू लाइफ, यहाँ पे सही है, एंटर इनटू आप बोल सकते हो। तो जब आप फिज़िकली जाते हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना इंटर के साथ, और जब आप ऐसे इस तौर पे जाते हैं जैसा मैंने बताया तो आप वहाँ पे इनटू लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं,
डिस्पाइट के साथ अक्सर ऑफ या इन लगा दिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में इन भी लगा दिया जाता है। तो डिस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट इन ए प्रीपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल नहीं होता है, डिस्पाइट ही केवल बोलेंगे। लेकिन इसका अगर आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो ये इन स्पाइट ऑफ होता है। इसका मतलब होता है के बावजूद। इसका एग्जाम्पल से समझो, डिस्पाइट ऑफ हैवी रेन आई डिडंट कम, आई डिडंट मिस्ड माई क्लास। हैवी रेन होने के बावजूद भी मैंने क्लास मिस नहीं किया। तो डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे नहीं होगा, चाहे तो आप यहाँ पे ऑफ हटा दो या फिर आप यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ कर दो। तो डिस्पाइट ऑफ हैवी रेन आई डिडंट मिस द क्लास, यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ या डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता ही नहीं है कभी, तो ऐसे कंडीशन में आपको नहीं लगाना है, इंस्पाइट ऑफ होता है। चाहे अवेट हो, अगर अवेट की बात करें और वेट की बात करें, दोनों का प्रीपोजिशन के लिहाज से थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। इंतज़ार करना, दोनों वर्ब ही हैं। तो आई वॉज अवेटिंग फॉर योर अराइवल, आई वॉज अवेटिंग फॉर योर अराइवल नहीं होगा, आई वॉज वेटिंग फॉर योर अराइवल कह सकते हो, आई वॉज वेटिंग फॉर यू कह सकते हो। यानी वेट के साथ आप फोर लगा लोगे, वेट के साथ फोर आप लगा लोगे, लेकिन यहाँ पे लिख लेना वेट के साथ फोर लगेगा, लेकिन अवेट के साथ जो फोर लगा हुआ है वो गलत है, समझ गए। तो अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन, वेट के साथ आप फोर लगा लोगे, याद रखिएगा, वेट के साथ फोर, अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन। फ्ली अवे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्ली अवे का मतलब होता है दूर चला जाना। फ्ली के साथ अवे लगाना सुपरफ्लुअस माना जाता है। फ्ली का मतलब ही होता है दूर चले जाना, लेकिन आप रन अवे कह सकते हो, दूर चले जाना। तो फ्ली अवे नहीं होता है, रन अवे होता है। कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है से बना होना। कंसिस्ट ऑफ इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हो, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा इसके साथ ऑफ लग भी सकता है। जब ये बतलाना होगा कि किस किस चीज़ से बना हुआ है कोई चीज़ और वो मेंशन किया हुआ है, तब आप कंप्राइज ऑफ कह सकते हो। जैसे वाटर कंप्राइजेस ऑफ होगा या नहीं आपको पता करना है। तो वाटर कंप्राइजेस ब्लैंक एस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पता है आपको कि किस किस चीज़ से बना हुआ है, तब आप यहाँ पे निश्चित चीज़ दिया हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है पता है आपको, तो आप यहाँ पे ऑफ लगा सकते हो। लेकिन अगर बोलेंगे दिस बुक, ये जो किताब है कॉम्प्राइज करता है, दिस बुक कॉम्प्राइजेस अ ब्लैंक है मेनी चैप्टर्स, कई चैप्टर्स हैं इस बुक में, पता है कौन कौन सा चैप्टर है? नहीं। और जब आपको ये पता नहीं है कौन कौन सा चैप्टर का से है, तो यानी अनिश्चित नाउन की बात कर रहा है, इनडेफिनिट नाउन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑफ नहीं लगा सकते हैं। यानी आपको बोलना पड़ेगा कि दिस बुक कॉम्प्राइजेस मैनी चैप्टर्स, यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा। लेकिन वाटर कॉम्प्राइजेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। तो अगर डेफिनेट नाउन दिया हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है तो आप ऑफ लगाएंगे, अनिश्चित चीज़ के लिए, अनिश्चित नाउन के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप कंसिस्ट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ऑफ लेता है तो लेता है। चलिए बढ़ा जाए आगे। अगला जो वर्ड है कंसल्ट। कंसल्ट जो वर्ड आप देख रहे हो, कंसल्ट विद अ मैन, अक्सर लोग बोल देते हैं कि आई कंसल्टेड विद अ डॉक्टर लास्ट नाइट, आई कंसल्टेड विद अ डॉक्टर लास्ट नाइट। लेकिन याद रहे कि कंसल्ट विद समबडी नहीं होता है, कब? जब ये वर्ब है तब। लेकिन अगर ये नाउन होता तब इसके साथ आप विद लगा सकते हैं। जैसे आई हैड अ कंसल्ट, आई हैड अ कंसल्ट, हैड अ कंसल्ट, अ लगा हुआ यहाँ पे, आर्टिकल आ गया, तो कंसल्ट यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। और जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तब आप इसके साथ विद लगाएंगे। तो आई हैड अ कंसल्ट विद अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर के साथ, आई हैड अ कंसल्ट विद अ डॉक्टर, ये सही है। बट आई कंसल्टेड अ डॉक्टर बोलेंगे, यहाँ पे विद लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कंक्लूजन ये है कि अगर कंसल्ट वर्ब है, नो प्रीपोजिशन, अगर ये नाउन है तो आप विद लगा सकते हो। आगे है इनकरेज टू समबडी, ही इनकरेज्ड टू मी, ऐसा गलत है, बोलना है ही इनकरेज्ड मी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, तो इनकरेज समबडी टू डू समथिंग। और नंबर 40 लास्ट है आज के इस सेगमेंट का,
इन्वाइट टू समबडी ऑन डिनर, ये गलत है। ही इन्वाइटेड मी ऑन डिनर हम लोग बोलते हैं। तो इन्वाइट टू समबडी पहली बात तो ये नहीं होता है, ही इन्वाइटेड मी बोलते हैं, इन्वाइटेड टू मी नहीं बोलते हैं। और ऑन डिनर हो, लंच हो, टी हो, कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, वहाँ पे अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो वहाँ पे हमेशा टू लगता है, याद रखिएगा। तो ही इनवाइटेड मी टू डिनर, टू लंच, टू ब्रंच, कुछ भी होगा उसके साथ आपको टू लगाना है। तो पहली चीज़, इनवाइट के साथ टू नहीं लगेगा। इनवाइट टू समबडी नहीं होता है, इनवाइट समबडी होता है। और चाय वगैरह पर बुलाते हो आप, किसी को डिनर पे बुलाते हो या किसी लंच पे बुलाते हो, ब्रेकफास्ट पे बुलाते हो, तो वहाँ पे आपको टू लगाना है। तो टू डिनर, टू लंच। लेकिन अगर आप किसी को बर्थडे पे बुलाते हो, कोई ओकेज़न पे बुलाते हो, तो ऑन लगाना है आप। ही इन्वाइटेड मी ऑन हिज बर्थडे, ऐसा बोलेंगे। ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी, यहाँ पे ऑन लगाना है। लेकिन किसी फंक्शन में आप बुलाते हो, तो फंक्शन में अगर बुलाते हो तो आप एट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। जैसे ही इन्वाइटेड मी एट द फंक्शन, एट द फंक्शन, तो यहाँ पे एट लगेगा। तो अभी आपने सीखा इनवाइट के साथ अगर समबडी है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। ही इनवाइटेड मी, लेकिन टू डिनर हो सकता है, टू लंच हो सकता है। उसी प्रकार ऑन बर्थडे हो सकता है, ऑन एनिवर्सरी हो सकती है। कोई ओकेज़न होगा तो ऑन लगाना है, फंक्शन रहेगा तो एट लगाना है। ये बातें हुई आज की इस वीडियो में। तो आपने देखा कई ऐसे वर्ड्स हैं या कई ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है और इसमें लगा दिया जाता है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। आपको इसको ज़रूर से अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले करके, और उसके बाद आप इसको याद कर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अगले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे, यानी अगले सेक्शन में बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन लगना चाहिए और एग्ज़ाम में उसको हटा करके देता है, उसमें लगाता ही नहीं है। तो उसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।